मतलब विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों में जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, क्या होता है और ये कैसे विकसित होते हैं और इनसे जीवों के अंदर हमें कौन कौन से नए लक्षण और नई जातियों के विकास में ये किस तरीके से लाभदायक होते हैं, कैसे सहायता करते हैं, इन सभी के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? वे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, यानी माता पिता से संतानों में जाते हैं, ऐसे लक्षणों को अपन आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ये आनुवांशिक लक्षण केवल एनिमल्स के अंदर ही नहीं, सभी के अंदर जाते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि एनिमल्स के अंदर ही जाए। ये तो आपको एनिमल्स में जैसे मनुष्य प्रजाति है, जितने भी गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, इनके अलावा पेड़ पौधों में भी जितने भी प्रजाति के पेड़ पौधे हैं उनके सभी के अंदर जाते हैं। तो आनुवांशिकता की परिभाषा सिंपल भाषा में यदि अपन बात करेंगे तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों में लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं उसका अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकता कहलाती है। इन लक्षणों को लाने ले जाने का काम कौन करता है? यानी जीवों के अंदर जो अपना कोशिका है ना, उसके अंदर लक्षणों को लाने और ले जाने का कौन काम करता है? तो इसके लिए अलग से क्या रहता है साहब, अपना हमारी जो कोशिका होती है ना, कोशिका के मध्य में रहता है केंद्रक। क्या रहता है? केंद्रक रहता है। इसी केंद्रक के अंदर एक द्रव पदार्थ रहता है और इस द्रव को बोलते हैं केंद्रकीय द्रव्य। केंद्रकीय द्रव्य, इस केंद्रकीय द्रव्य के अंदर ही धागे के समान संरचना पाई जाती है जिसको अपन डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। डीएनए जो है ना, अम्लीय प्रकृति का होने के कारण, और केंद्रक को अपन क्या कहते हैं? नाविक कहते हैं। इसी को अपन नाविक भी कहते हैं, नाविक। तो नाविक के अंदर डीएनए पाया जा रहा है, तो इसकी रासायनिक दृष्टि से अगर देखें तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है। इसीलिए डीएनए को अपन नाविक में पाया जाने वाला अम्ल अर्थात नाविकीय अम्ल कहते हैं। नाविकीय अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? नाविकीय अम्ल। ठीक है, तो ये नाविकीय अम्ल डीएनए, वास्तविकता में हमारी कोशिका के अंदर अकेला डीएनए नहीं है, आरएनए भी पाया जाता है। डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है। आरएनए और डीएनए दोनों ही नाभिकीय अम्ल है। ठीक है, और भी हमारे कोशिकांग हैं, उनके अंदर भी ये आरएनए डीएनए दोनों पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमने 9th में पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जाग्रह। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आरएनए डीएनए पाए जाते हैं। राइबोसोम, इसी कोशिका के अंदर कौन पाया जाता है? राइबोसोम पाए जाते हैं सब। तो कोशिका के विभिन्न जो अंग हैं जिनको कोशिकांग कहते हैं, तो उनके अंदर भी ये नाभिकीय अम्ल यानी आरएनए और डीएनए पाए जाते हैं। तो हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविकता में आनुवांशिक लक्षणों को लाने ले जाने का काम कौन करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डीएनए करता है। और आरएनए का मुख्य कार्य क्या है हमारे शरीर में? आरएनए का मुख्य कार्य हमारी कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करना होता है। क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। और डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना, दूसरी पीढ़ी में ले जाना। ये काम किसका है साहब? ये डीएनए का है। किसका है? डीएनए का। तो ये डीएनए अगर हकीकत में देखा जाए तो हमारी कोशिका का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण जैव अणु है। ये बिल्कुल हमारे शरीर में या हमारी कोशिका के अंदर एक मेमोरी कार्ड की तरह कार्य करता है। जैसे अपन चिपसेट लगाते हैं मेमोरी कार्ड मोबाइल वगैरह में अपना डेटा रखने के लिए, पूरा बिल्कुल हमारी कोशिका के अंदर ये डीएनए एक मेमोरी कार्ड की तरह ही है। हमारे अंदर प्रत्येक जीव के अंदर, हमारे अंदर नहीं बल्कि प्रत्येक जीव के अंदर, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो एनिमल्स हों यानी कि जंतु हों, उन सभी के जितने भी विशेष लक्षण हैं वो सारे के सारे लक्षण, शरीर के जितने भी लक्षण हैं, जैसे लंबाई कितनी होगी,
बॉडी की बनावट कैसी होगी, बाल घुंघरालू होंगे कि सीधे होंगे, आंखों का रंग कैसा होगा। या पेड़ पौधों में बात करें तो एक ही प्रजाति के पेड़ पौधों के फल अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे आम का एग्जांपल ले लो आप, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनके आम साइज में छोटे होते हैं और खट्टे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो साइज में भी बड़े होते हैं और मीठे होते हैं। अलग अलग प्रकार के आम होते हैं, कई प्रकार के आम मिल जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ना ज्यादा खट्टे होते हैं और ना ज्यादा मीठे होते हैं। ये सारे लक्षण जितने भी प्रत्येक प्रजाति का, चाहे वो कोई भी जीव हो, पेड़ पौधा हो या कोई एनिमल्स हो, सारे के सारे किसके अंदर स्टोर हो जाते हैं, किस्म के अंदर एकत्रित हो जाते हैं, डीएनए के अंदर। इसके अंदर डीएनए के अंदर ये एकत्रित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि डीएनए हमारी कोशिका के अंदर मुख्य लक्षण है। अब देखिए यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो केंद्रक है हमारा, केंद्रक को हम कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। अब जैसे हमारे शरीर में हमारा मस्तिष्क पूरे शरीर को नियंत्रित कर रहा है, उसी प्रकार प्रत्येक कोशिका के अंदर जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, उन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला कौन है? केंद्रक। केंद्रक ही नियंत्रित करता है। और केंद्रक के अंदर क्या पाया जा रहा है साहब? आपका डीएनए। यानी कि उसकी जितनी भी क्रियाएं हैं, जो कुछ भी हैं, उनको ज्यादातर नियंत्रित करने के लिए साहब ये मुख्य रूप से मुख्य घटक है। जैसे कोशिका विभाजन की क्रिया होनी है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा प्रजनन, तो प्रजनन भी कहां से शुरू हो रहा था? कोशिकीय विभाजन। और कोशिकीय विभाजन क्या है? कोशिकीय प्रजनन। तो हमारे शरीर में होने वाली वृद्धि एवं विकास, ये भी कोशिका विभाजन पर निर्भर था। लेकिन कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कहां से शुरू हो रही थी? डीएनए की प्रतिकृति यानी कॉपी बनने के कारण। अब हकीकत में ये डीएनए क्या है और कैसे हमारे शरीर में काम करता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो वास्तविक रूप से ये जो डीएनए है, इसको बनने के लिए जो रासायनिक दृष्टि से अगर अपन देखें तो एक डीएनए के अंदर आप ध्यान से देखिए क्या क्या रहता है। डीएनए के अंदर श्रृंखलाएं होती हैं, चेन, और ये श्रृंखलाएं बनी होती हैं सुगर फॉस्फेट की। किसकी? सुगर फॉस्फेट। सुगर फॉस्फेट, सुगर माने शर्करा, शक्कर, ठीक है ना। सुगर फॉस्फेट की श्रृंखला होती है। श्रृंखलाएं, दो श्रृंखलाएं होती हैं। डीएनए क्या है? डबल हेलिक्स संरचना है, यानी इसमें दो श्रृंखलाएं आपस में इस तरीके से एक दूसरे में कुंडलित रहती हैं। तो इन श्रृंखलाओं को अपन क्या कहते हैं? सुगर फॉस्फेट चेन, सुगर फॉस्फेट की श्रृंखला है। अब इन श्रृंखलाओं को जोड़ने का काम कौन करता है? इन श्रृंखलाओं को जोड़ने का काम करता है नाइट्रोजन क्षारक। क्या करता है? नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक, ये नाइट्रोजन क्षारक क्या है साहब? नाइट्रोजन युक्त क्षारीय पदार्थ होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं अपने नाभिकीय अम्ल के अंदर। कितने प्रकार के होते हैं ये? दो। एक का नाम होता है प्यूरिन और दूसरा है प्रिमिडीन। प्यूरिन दो प्रकार का होता है साहब। एक होता है एडेनिन और इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा होता है ग्वानिन। तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? जी से। प्रिमिडीन तीन प्रकार का होता है। एक होता है साइटोसिन, इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है यूरेसिल, इसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरे नंबर का है, उसका नाम है थायमिन, और इसको हम टी से प्रदर्शित करते हैं। जिसमें डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं पाया जाता। कौन नहीं पाया जाता? यूरेसिल नहीं पाया जाता। डीएनए के अंदर फिर कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। अर्थात इसके जो नाइट्रोजन क्षारक जो है ना, वो कौन कौन से हैं? ए,
जी, सी और टी। तो इस तरीके से 4 नाइट्रोजन क्षारक डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। हाँ नहीं, और भी सारे आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजन क्षारक हैं वो रहते हैं, थायमिन हट जाएगा, थायमिन की जगह क्या पहुंच जाएगा, यूरेसिल पहुंच जाएगा। तो इसके अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, क्या पाया था, यूरेसिल। तो केवल आरएनए और डीएनए में टी और यू आपस में बदल जाते हैं। यूरेसिल पाया था आरएनए में और डीएनए में यूरेसिल की जगह क्या पाया था, थायमिन पाया था। क्या पाया था, थायमिन। अब जब ये नाइट्रोजन क्षारक एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हकीकत में ये नाइट्रोजन क्षारक, ये जो श्रृंखलाएं हैं डीएनए की, उन्हीं के ऊपर उपस्थित रहते हैं और ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत गुणों वाले नाइट्रोजन क्षारकों के साथ जुड़ते हैं। अब विपरीत गुण वाले क्या है साहब, एक आपका जो प्यूरिन है वो प्यूरिन के साथ नहीं जुड़ेगा, अर्थात एडेनिन और ग्वानिन आपस में नहीं जुड़ेंगे, ये आपस में बंध नहीं बनाएंगे। और ना ही पिरिमिडीन के ये तीनों हैं, ये आपस में बंध बनाएंगे। एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन आपस में बंध बनाएंगे, जिसमें से ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन के साथ। यानी कि डीएनए के अंदर मैं बात करूं तो इधर अगर ग्वानिन है तो इसके सामने कौन जुड़ेगा, इससे साइटोसिन। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया था। क्या पाया था, ट्रिपल बॉन्ड। एडेनिन और थायमिन आपस में जुड़ते हैं, तो अगर ये एडेनिन है तो डबल बॉन्ड से इसके साथ कौन जुड़ेगा, थायमिन। अगर ये साइटोसिन है तो इसके ट्रिपल बॉन्ड से कौन जुड़ेगा साहब, ग्वानिन। और अगर ये थायमिन है तो इसके डबल बॉन्ड से कौन जुड़ेगा, एडेनिन। तो कहने का मतलब यह है कि डीएनए के अंदर एडेनिन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है थायमिन के साथ, ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा साइटोसिन के साथ। समझ में आ गई पूरी बात, कोई दिक्कत, इतना क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, ए जी सी टी। कौन से पाए जाते हैं, ए जी सी टी। ए मतलब एडेनिन, जी मतलब ग्वानिन, सी मतलब साइटोसिन, टी मतलब थायमिन। ठीक है ना। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, ये 4 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं डीएनए के अंदर। किसके अंदर, तो डीएनए की एक श्रृंखला पे मान लीजिए यहां पर एडेनिन उपस्थित है, तो इसके सामने वाली जो दूसरी श्रृंखला है उस पर थायमिन होगा, और इन दोनों के बीच में हमेशा कौन सा बंध बनेगा, डबल बॉन्ड। कौन सा बनेगा, डबल बॉन्ड। अब मान लीजिए इस पर इधर ग्वानिन उपस्थित है, तो इसके सामने वाली दूसरी श्रृंखला पर कौन उपस्थित होगा, साइटोसिन, और इन दोनों के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके साथ इधर मान लीजिए थायमिन उपस्थित है, तो इधर कौन हो जाएगा, एडेनिन, और इन दोनों के बीच में कौन सा होगा, डबल बॉन्ड। इस तरीके से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये आपस में जुड़ते चले जाते हैं। इसी तरीके से यहां पर आपका इधर लेके आएंगे तो इधर जैसे मान लीजिए साइटोसिन है, तो इधर कौन आ जाएगा, इसका सामने ग्वानिन। अब इनके बीच में फिर से ट्रिपल बॉन्ड। और इस तरीके से ये नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं ना, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। यहां पर इन नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य में ये जो बंध पाए जा रहे हैं, यानी कि ये जो बंध हैं, ये जो बंध हैं, ये बंध होते हैं बेटा हाइड्रोजन बंध। कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बंध। अब ये हाइड्रोजन बंध क्या होता है, इसके बारे में अपन 11th में और अच्छे से समझ लेंगे, है ना। हाइड्रोजन बंध क्या होता है कि जो उच्च ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं, वैसे जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जब इनके मध्य हाइड्रोजन के बंध बनते हैं, मतलब हाइड्रोजन और इन तीनों तत्वों में से किसी के साथ एक अतिरिक्त बंध बनता है दो यौगिकों में जुड़े होने के बावजूद, तब इस प्रकार के बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो इसके बारे में तो अपन 11th में जब केमिस्ट्री और पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो फिलहाल बस इतना ध्यान रखो कि ये जो हाइड्रोजन बंध है, उनके द्वारा दोनों श्रृंखलाओं में जो नाइट्रोजन क्षारक है वो एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। अब ये जो श्रृंखलाएं हैं ये एक दूसरे के साथ विपरीत दिशाओं में कुंडलित होती हैं। कैसे होती हैं, विपरीत दिशाओं में कुंडलित होती हैं। विपरीत दिशा का मतलब क्या है साहब, कि ये वाली श्रृंखला 3' से शुरू होती है, इसके एक सिरे को 3' कहते हैं, तो ये 3' वाली श्रृंखला जो है ना, दूसरे सिरे पर आकर के हो जाएगी 5', और इस तरफ की 3' होगी तो ये जाकर के इधर 5', कौन सी हो जाएगी, 5'। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये इधर 5' हो जाएगी। अगर ये इस दिशा में यानी ऊपर से नीचे की तरफ कुंडलित हो रही है, तो ये कहां होगी साहब, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि ये इस दिशा में है तो ये इस दिशा में है। अब ये इस दिशा में आएगी तो ये उस दिशा, मतलब दोनों इसकी जो शाखा वो हैं, श्रृंखलाएं, वो श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में, यानी एक ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए कुंडलित हो रही है तो दूसरी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए कुंडलित हो रही है। विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के साथ कुंडलित रहती हैं।
समझ में आ गया इतना? तो इस तरीके से ये डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना होती है। कौन सी संरचना होती है? डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स इसको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें दो श्रृंखलाएं आपस में कुंडलित होकर के इसकी संरचना का निर्माण करती हैं। समझ में आई पूरी बात? क्या नहीं आई? क्लियर हो गया पूरा? चलिए, इसके साथ अब ये जो डीएनए अपना, ये डीएनए बना किस किस से है? तो ये तो अपन ने देखी लिया, शुगर फॉस्फेट की चेन है इसमें और नाइट्रोजन क्षारक है। यहां पर ये जो शुगर है ये एक्चुअल में पेंटोज शुगर होती है। कौन सी होती है? पेंटोज शुगर। अब इसका क्या मतलब है साहब पेंटोज शुगर का? पेंटोज शुगर का यहां पर मतलब ये है कि जैसे ग्लूकोज था अपना, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या था? C6H12O6। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, इसलिए इसको हेक्सोस शुगर कहते हैं। कौन सा शुगर कहते हैं? हेक्सोस। लेकिन यहां पर जो शुगर है वो 5 कार्बन वाली है। कैसी है? 5 कार्बन वाली, 5 कार्बन से मिलकर के बनी हुई है, इसीलिए इसको पेंटोस शुगर कहती हैं। समझ में आ गया? अब ये जो डीएनए बेटा, तो ये डीएनए का ये जो कुंडलित भाग होते हैं, वास्तविकता में ये कुंडलित भाग ही इनके कार्यात्मक भाग होते हैं। अब कार्यात्मक भाग से मतलब क्या है साहब? ध्यान से देखिएगा इस चीज को, इसी में से पूरा यहां पे समझ में आ जाएगा। कार्यात्मक भाग से मतलब है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि जीवों के अंदर जितने भी लक्षण हैं उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है साहब? डीएनए करता है। कौन करता है? समझ में आ गया? अब ये जो डीएनए है, डीएनए के अंदर इनका एक क्रम पैदा हो रहा है। आप ध्यान से देखो, इधर इस साइड ए था, तो ये ए जब इधर से ये कुंडलित होकर के इधर आ गया तो ए इधर आ गया, और इधर टी था तो वो टी कुंडलित होकर के इधर आ गया। ऐसे ही इधर जी था तो ये जी कुंडलित होकर के इधर पहुंच गया, और सी कुंडलित होकर के इधर आ गया। तो ये क्रम प्रत्येक जीव के कोशिकाओं में पाए जाने वाले डीएनए के अंदर अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये एक अद्वितीय क्रम होता है, अर्थात किन्हीं भी दो जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले डीएनए का क्रम एक जैसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं मिल सकता। जैसे हर इंसान की फिंगरप्रिंट अलग अलग होती हैं। क्या होती हैं? फिंगरप्रिंट सभी की कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं, सब किसी की भी मैच नहीं करती। लेकिन फिंगरप्रिंट को तो हम फिर भी सर्जरी करके या कई सारी ऐसी तकनीक हैं जिनके द्वारा बदल सकते हैं किसी भी इंसान की। आपका ये जो डीएनए है ना, इसका जो क्रम होता है नाइट्रोजन क्षारकों का, वो जिंदगी में कभी नहीं बदला सकता है। ऐसी कोई भी तकनीक नहीं है जिसके द्वारा हम इसको बदल सकें। तो जैसे अपनी ये फिंगरप्रिंट है उंगलियों की छाप, उसी तरीके से डीएनए के अंदर भी इनका एक क्रम है, एक निश्चित क्रम है। उस निश्चित क्रम को अपन डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट। तो डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में तो आपने सुना होगा। ये डीएनए फिंगरप्रिंट प्रत्येक जीव के डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उनका एक विशेष क्रम होता है, और ये किसी भी दूसरे जीव की कोशिकाओं में पाए जाने वाले डीएनए के क्रम से नहीं मिलेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, डीएनए के अंदर रासायनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो चाहे तो पौधों का डीएनए हो चाहे एनिमल्स का डीएनए हो, सबकी संरचना एक जैसी ही है। बस अंतर क्या है साहब? इनके क्रम का अंतर होता है। सभी के अंदर इनका क्रम जो है ना, व्यवस्था है ना नाइट्रोजन क्षारकों की, वो अलग अलग होती है। और इसके अंदर अलग अलग प्रजातियों का निर्माण कैसे होता है? वो गुणसूत्रों के आधार पर होता है। तो इतना डीएनए आपको समझ में आ गया? डीएनए क्लियर हो गया बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इतना क्लियर हो गया? आगे चले चलिए, अब ये इतना हमने समझ लिया। डीएनए के आगे की कहानी आनुवंशिकता के लिए कैसे शुरू होती है, ये डीएनए कैसे आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा अपन देखेंगे। देखिए बेटा, यही डीएनए जो होता है ना, डीएनए के अंदर जैसे मान लीजिए इतना भाग डीएनए का इतना भाग किसी जीव के किसी एक लक्षण को या एक से अधिक लक्षणों को जैसे नियंत्रित कर रहा है। ठीक है? जैसे मान लीजिए किसी इंसान के घुंघरालू बाल है। कैसे बाल है? घुंघरालू बाल है। या मान लीजिए कोई आम है, एक पेड़ का आम काफी मीठा है और दूसरे का खट्टा है, तो चलो घुंघरालू बाल वाला लक्षण है, तो उस जीव के घुंघरालू बाल है, तो घुंघरालू वाले जो लक्षण को नियंत्रित करने के लिए मान लीजिए डीएनए का इतना भाग, इतना क्रम उस लक्षण को नियंत्रित कर रहा है। तो डीएनए के इस भाग को अपन बोलेंगे कार्यात्मक भाग। क्या बोलेंगे? कार्यात्मक
भाग, क्योंकि ये कार्य कर रहा है। कार्य कौन सा कर रहा है? घुंघरालू वाले लक्षण को नियंत्रित कर रहा है। और उस लक्षण के लिए, इस कार्यात्मक भाग को ही उस लक्षण के लिए अपन क्या कहेंगे? जीन। क्या कहेंगे? जीन कहेंगे साहब। उसके लिए क्या कहेंगे? जीन। तो आपने 3 शब्द सुने होंगे, एक तो जीन सुना होगा, एक गुणसूत्र, और तीसरा डीएनए। तीसरा क्या है? डीएनए। ये तीनों ही नाम अगर हकीकत में देखा जाए तो एक ही चीज के लिए उपयोग किए जा रहे हैं, बस थोड़ा सा इनको समझना है। जैसे डीएनए का कार्यात्मक भाग जो होता है, जो किसी एक लक्षण को या एक से अधिक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए निश्चित है, जरूरी है, या वो जिम्मेदार है उस लक्षण के लिए, डीएनए के उस कार्यात्मक भाग को अपन कहते हैं जीन, उस लक्षण का। और जब यही डीएनए, ये जो डीएनए आपको दिखाई दे रहा है, यही डीएनए जब आपस में कुंडलित होकर के एक जटिल संरचना का निर्माण कर लेता है, तब उस जटिल संरचना को अपन कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं? जैसे ये जटिल संरचना इन्होंने बना ली, और ये जटिल संरचना, इसी को अपन कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। तो वास्तविक रूप से ये जीन कहां पर पाए जाते हैं? गुणसूत्र के अंदर। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। रस्सी तो सब लोगों ने देखी होगी। अब रस्सी, कोई भी रस्सी, तो रस्सी जो होती है ना, वो छोटे छोटे रेशों से बनी होती है, कई सारे महीन छोटे छोटे रेशे होते हैं। तो उस रेशे को हम बोल सकते हैं डीएनए। क्या बोल सकते हैं? डीएनए। जैसे कि यहां पर, और उसी डीएनए से, बहुत सारे डीएनए से मिलकर के जो जटिल संरचना का निर्माण हो रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं? गुणसूत्र। अर्थात उन्हीं छोटे छोटे रेशों से बहुत सारे रेशे मिलकर के रस्सी का निर्माण कर रहे हैं। क्या निर्माण कर रहे हैं? रस्सी का। तो रस्सी को हम गुणसूत्र मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? गुणसूत्र। तो जैसे एक रस्सी का निर्माण कई सारे छोटे छोटे रेशे मिलकर के करते हैं, उसी प्रकार डीएनए मिलकर के गुणसूत्र का निर्माण करता है। और डीएनए का कोई कार्यात्मक भाग जो किसी विशेष कार्य को नियंत्रित कर रहा है, किसी लक्षण को नियंत्रित कर रहा है किसी भी जीव के, उसको अपन कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? इतना समझ में आ गया। अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रजनन की जब क्रिया होती है तो नर और मादा दोनों के शरीर में गैमीट बनते हैं, यानी कि आपके युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। जब इनका निर्माण होता है तो नर युग्मक और मादा युग्मक के समय, इनके निर्माण के समय क्या होता है कि ये गुणसूत्र ही जाते हैं कोशिका विभाजन के समय, और यही गुणसूत्रों के द्वारा ये डीएनए संतान के अंदर प्रवेश करता है। तो जब माता के शरीर में, यानी मादा के शरीर में और नर के शरीर में इन युग्मकों का निर्माण होता है, तो उस समय कोशिका का विभाजन होता है। और कोशिका विभाजन के समय यही डीएनए विभाजित होकर के अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या में उन युग्मकों की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। और वही डीएनए उस युग्मक के द्वारा जब निषेचन की क्रिया होती है, तो अंडाणु और शुक्राणु, आपको याद होगा हमने निषेचन की क्रिया पढ़ी थी, तो निषेचन की क्रिया के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं 23, कितने होते हैं? 23 गुणसूत्र किसमें होते हैं? एक युग्मक में होते हैं। जैसे ये शुक्राणु है, तो शुक्राणु के अंदर भी कितने हैं? 23। तो जैसे ये शुक्राणु हो गया, अब ये शुक्राणु किसके साथ मिलेगा साहब? ये मिलेगा अंडाणु के साथ। तो अंडाणु के अंदर भी कितने गुणसूत्र रहते हैं? 23। मैं मनुष्य के अंदर की बात कर रहा हूं, तो इसके ये अंडाणु है साहब। तो जब ये अंडाणु आपस में मिलेगा तो 23 गुणसूत्र इसमें और 23 गुणसूत्र इसमें, तो इस तरीके से जो जायगोट बनेगा, तो वो जायगोट के अंदर दोनों के केंद्रकर्ता, तो दोनों के गुणसूत्र मिल रहे हैं। तो इसमें कितने हो जाएंगे? कुल 40 गुणसूत्र। कितने हो जाएंगे? 40 गुणसूत्र। तो ये क्या है साहब? जायगोट है। तो जायगोट के अंदर 40 गुणसूत्र हो गए। अर्थात ये गुणसूत्रों के रूप में है कौन? ये 23, 23 और 40, ये गुणसूत्रों के रूप में है। तो आखिर पे क्या? अपना डीएनए। और इसी डीएनए में सारे लक्षण क्या हैं? स्टोर होकर के रहते हैं, एकदम इसमें एकत्रित होकर के रहते हैं। और जीन के रूप में यही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। कैसे जाते हैं? निषेचन की क्रिया के द्वारा, प्रजनन की क्रिया के द्वारा, चाहे ये पेड़ पौधों में हो या जंतुओं में हो। इसी का अध्ययन कि ये लक्षण कैसे डीएनए लेके जा रहा है, विज्ञान की हम जिस शाखा के अंतर इसका अध्ययन करते हैं, डीएनए की संरचना का अध्ययन करते हैं,
उसी को अपन क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं सर? आनुवांशिकता कहते हैं। समझ में आ गया आनुवांशिकता? अब इसका अध्ययन सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है मेंडल। उन वैज्ञानिक का नाम क्या है? मेंडल। एक वैज्ञानिक थे जी.जे. मेंडल। पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने सबसे ज्यादा इसके ऊपर काम किया। ये उन्होंने उस समय काम किया जब विज्ञान के क्षेत्र में हमने ज्यादा तकनीकी विकास नहीं किया हुआ था। उस समय इतनी तकनीक हमारे पास नहीं थी कि किसी भी जीव की कोशिका में से डीएनए को हम अलग करके और उसके ऊपर अध्ययन या रिसर्च कर सके। तो इन्होंने सबसे ज्यादा विचार ये किया कि एक ही प्रजाति के कई सारे जीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधों में हैं, चाहे वो जंतुओं में हैं, लेकिन प्रत्येक जीव में इनको अलग अलग लक्षण देखने को मिल रहे थे। तो इन लक्षणों का पता लगाने के लिए कि ऐसा क्या है, ये इसमें एक ही प्रजाति के होने के बावजूद इनके अलग अलग गुण क्यों हैं, इसके ऊपर अध्ययन करना शुरू कर दिया। यानी कुछ ना कुछ तो जीव की कोशिका के अंदर ऐसा है जो इन लक्षणों के लिए जिम्मेदार है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कभी कभार अपने एक सिंपल एग्जांपल लेता है कि इसकी शक्ल तो अपनी मम्मी से मिल रही है, या इसकी शक्ल अपने पापा से मिल रही है, या ये दोनों भाई भाई हैं, या ये दोनों बहनें बहनें हैं। तो ये लक्षण, समानता, भिन्नता, ये सारे जो देखने को हमें मिल रहे थे, इसका अध्ययन करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए मेंडल ने काफी समय तक रिसर्च की। इसके लिए इन्होंने अपने रिसर्च में एक पौधे का चुनाव किया। किसका चुनाव किया? पौधे का। और वो पौधा था साहब मटर का। किसका था? मटर का पौधा इन्होंने चुना अपने प्रयोग के लिए। अब इन्होंने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? इसके लिए कुछ विशेष गुण थे, कुछ विशेषताएं थी मटर के पौधे में, जिसके कारण इन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। क्योंकि ये अध्ययन करना चाह रहे थे, तो ये एक ऐसे जीव का अध्ययन करना चाह रहे थे, एक ऐसे जीव का चुनाव करना चाह रहे थे जिसकी पूरी उम्र यानी उसका जीवन काल कम समय का हो, जिससे कि वो कम समय में उसके कई पीढ़ियों का अध्ययन आसानी से कर सकेंगे। दूसरा, उस जीव के अंदर कई सारी वैरायटी हो, अलग अलग जैसे किस्म हो, कई सारी किस्में हो, तो वो भी चाहिए था जिससे अलग अलग किस्मों के बीच में हम उसका अध्ययन कर सकें। उन अलग अलग किस्मों के आधार पर इन सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए, यानी कि उनके अंदर विविधता भी पाई जाए, इन सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए मटर के पौधे का इन्होंने चुनाव किया। क्योंकि मटर के पौधे का चुनाव करने के पीछे पहली खासियत इनकी यह है कि मटर का पौधा छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। तो इसको आसानी से कहीं पर भी उगाया जा सकता है, छोटा पौधा होता है इसका। दूसरी इसकी विशेषता क्या थी? जीवन काल कम होता है। जीवन काल जो होता है इसका वो कम होता है, यानी कि 2 से 3 महीने के अंदर में आसानी से हम इसके पूरे जीवन काल का अध्ययन कर सकते हैं। तीसरी विशेषता, इसमें कई सारी किस्म थी, कई किस्म हमें मिल जाती हैं, कई किस्में मिल जाती हैं सब। अगली विशेषता, इनमें हम इनका जो पुष्प होता है, मटर के पौधे का जो पुष्प होता है ना, वो द्विलिंगी था। कैसा था? द्विलिंगी था सब, अर्थात नर और मादा प्रजनन अंग दोनों उसमें उपस्थित थे, जिससे आसानी से हम उसमें दोनों प्रकार का प्रजनन करा सकते थे। यानी कि इस द्विलिंगी पुष्प के कारण इसमें हम परपरागण और स्वपरागण आसानी से करा सकते हैं। सब दोनों प्रकार का परागण करा सकते हैं, जिससे हम आसानी से इनके गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। तो इन कुछ खासियतों की वजह से मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चुनाव किया गया। ये अलग से प्रश्न पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों का चुनाव क्यों किया? तो वो इसलिए किया क्योंकि मटर के पौधे में कुछ खासियत थी। आसानी से इसको कहीं पर भी उगा सकते हैं, छोटा होता है पौधा, जीवन काल कम होता है, जिससे हम इसको आसानी से कम समय में इसके कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। कई किस्में हमें देखने को मिलती हैं मटर के पौधे। मटर का पौधा आपने देखा होगा कि उसके अंदर सफेद रंग का फूल भी आता है साहब, उसके अंदर बैंगनी रंग का भी फूल आ जाता है, नीला भी आता है। तो 2-3 प्रकार के पुष्प आते हैं, तो हम पुष्पों के लक्षणों को ध्यान में रख करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा, मटर मार्केट में भी अगर हम लेके नहीं जाते हैं तो मार्केट में हमें कई प्रकार की मटर देखने को मिल जाती है।
जैसे चोले में उपयोग होने वाली जो बल्ला वगैरह बनाते हैं तो कैसी मटर रहती है अपनी, पिचका वाली, हरी। तो हरी पिचका मटर, जिसको झुर्रीदार मटर भी बोलते हैं। एक मटर होती है पीले रंग की, गोल, तो गोल पीली भी मिल जाती है हमें, और एक हरी गोल भी मिल जाती है। तो मटर भी कई प्रकार की मिलती है, 2-3 वैरायटी है इसकी। तो इसके पौधे भी, बौना पौधा, लंबा पौधा, पुष्पों में भी हमें अलग अलग रंगों के आधार पर कई लक्षण देखने को मिल रहे हैं, और इनके बीजों में भी हमें 2-2, 3-3 किस्में आसानी से देखने को मिल रही हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, प्लस हम इन पौधों को बगल में आराम से लगा करके एक पौधों के परागकण को दूसरे पौधे के परागकण पर आसानी से पहुंचा सकते हैं, यानी कि स्वपरागण और परपरागण आसानी से हो जाता है इनके अंदर। तो इन खासियतों की वजह से मेंडल ने जो है ना मटर के पौधे का चुनाव अपने प्रयोग में किया। अब मेंडल ने मटर के पौधे का अध्ययन करने के आधार पर आनुवांशिकता के लिए 3 नियम दिए। 3 क्या दिए? नियम दिए। इन नियमों को ही अपन क्या कहते हैं? मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों के नाम से जानते हैं। मेंडल के आनुवांशिकता के नियम कहते हैं।